डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो समायोजन टॉपिक है उसमें मैं आपको कुसमायोजित व्यक्ति के मानसिक रोग बता रहा हूं, जो 5 बहुत पॉपुलर है। एक अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट, एक आपसे मैं करूं दुश्चिंता एंजाइटी, एक कुंठा या भगना सा फ्रस्ट्रेशन, एक तनाव टेंशन और एक दबाव स्ट्रेस। बात समझ में आई बोलो? तो ये जो पांचों हैं उनको मैं अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जो समायोजन टॉपिक है उसमें 2 ही सेक्शन में से क्वेश्चन आते हैं। या तो आता है रक्षात्मक युक्तियों में से, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में कराया, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो जाके स्टडी कर सकते हैं। और एक आज जो मैं सेक्शन करा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन। बोलो मानसिक रोग। और मानसिक रोग के अंदर मैंने कहा मुझे 5 स्टडी कराना है। एक अंतर्द्वंद, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा एक दुश्चिंता, ठीक है, एंजाइटी, एक कुंठा, ठीक है, या भगनासा जिसे फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, एक तनाव टेंशन, और एक आपसे मैं कहूं दबाव, ठीक है, स्ट्रेस। समझना, इन पांचों के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से। ठीक है, तो एक एक को क्लियर करते हैं। पहला है आपसे मैं कहूं द्वंद, ठीक है, मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट। किसी 2 में से एक चुनने के लिए जब भी बोलो आपसे मन के अंदर विरोधाभास होता है तब द्वंद उत्पन्न होता है। और ये 3 तरह का होता है, जो कि कूट लेविन ने बताए। ठीक है, 3 टाइप बताए। एक होता है ग्राही ग्राही द्वंद, ठीक है, मतलब अप्रोच अप्रोच बोलो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक होता है बोलो परिहार परिहार द्वंद, या इसी को बोलते हैं त्याग त्याग द्वंद। इंग्लिश में बोलते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। और एक होता है दोस्तों ग्राही परिहार द्वंद, ठीक है, यानी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। समझे? तीनों टाइप बताने वाला कौन है? कूट लेविन। ग्राही ग्राही द्वंद का मतलब होता है 2 मनचाही चीजों में से किसी एक को चुनना, 2 पसंदीदा चीजों में से किसी एक को चुनना। क्लियर? मैंने कहा अक्सर देखा होगा कोई भी व्यक्ति या महिला, बोलो आपसे में किसी शोरूम में जाते हैं, उनको सपोजेड महिला को 2 साड़ियां पसंद आ जाती है, लेनी एक है, तो वो कंफ्यूज होती है कि ये लूं कि ये लूं। तो उस समय जो उसके मन में द्वंद होता है उसको ग्राही ग्राही कहते हैं। बोलो आपसे मैं करूं एक पर्सन है जिसको नॉवल पढ़ना भी बहुत पसंद है और मूवी देखना भी पसंद है। वो मस्त सी नॉवल पढ़ रहा होता है, उसका दोस्त आता कहता चल कबीर सिंह मूवी देखने चलते हैं, तो तुरंत उसके माइंड में द्वंद पैदा हो जाता है कि मैं नॉवल पढ़ूं कि मूवी देखने जाऊं। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ग्राही ग्राही, 2 पसंदीदा में से किसी एक को चुनना। क्लियर? फिर है बोलो परिहार परिहार, मतलब 2 नापसंद में से किसी एक को चुनना। इधर गिरे तो कुआर, इधर गिरे तो खाई, ये इसके लिए कहावत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को पढ़ना भी नहीं है और मैच भी नहीं देखना है, तो क्या होगा? बोलो परिहार परिहार। मेरे कहने का मतलब है कि बोलो आपसे मैं करूं 2 चीजों में से एक लेने के लिए कहा जाए और उसको दोनों ही पसंद नहीं है, तो उस समय जो द्वंद पैदा होगा वो परिहार परिहार होगा। क्लियर?
आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अंतर समझना कि एक लड़के को दो लड़कियां पसंद आ गई, घर वालों ने रिश्ते बताए, अब वो सुबह कह रहा है इससे शादी करूं, शाम को सोचता है इससे करूं, तो क्या होगा बोलो, ग्राही ग्राही। और उसको दोनों ही पसंद नहीं है और उसको घर वाले कहते किसी एक को चुन, तो वो किस वाले द्वंद में होगा बोलो, परिहार परिहार। यानी आप दो नापसंद में से किसी एक को चुनना। अब ग्राही परिहार को समझना, अक्सर स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते हैं। एक पसंद और एक नापसंद में से किसी एक को चुनना मतलब किसी व्यक्ति को गाड़ी खरीदनी है लेकिन पैसे भी नहीं देने हैं, तो क्या होगा बोलो, गाड़ी परिहार द्वंद। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किसी को लव मैरिज करनी है परंतु घर वालों के विरुद्ध भी नहीं जाना है, क्योंकि उसको लगता है अगर मैंने लव मैरिज कर ली तो मैं खुश रहूंगा, घर वाले दुखी रहेंगे, और अगर मैंने लव मैरिज नहीं की तो मैं दुखी रहूंगा, घर वाले सुख रहेंगे। तो बोलो मैंने कहा इसको बोलते ग्राही परिहार द्वंद। आई होप ये तीनों आपको कूट लेविन जो टाइप बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों समझ में आना जरूरी है, कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। दो पसंदीदा चीजों में से किसी एक को चुनना, बोलो ग्राही ग्राही। दो नापसंद में से किसी एक को चुनना, परिहार परिहार। इधर गिरे तो कुआर, इधर गिरे तो खाई। और पसंद नापसंद में से एक को चुनना। आई होप पहली चीज आपको समझ में आई होगी, द्वंद्व। अब मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों दुश्चिंता, ठीक है, एंजाइटी। तो आपसे मैं कह रहा हूं क्या कहता है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड कहता है जब ईड ईगो और सुपर ईगो में अच्छे से तालमेल नहीं होता है तो व्यक्ति को क्या होता है बोलो, आपसे मेरे को दुश्चिंता होती है। यानी जब जब बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ईड और सुपर ईगो ईगो पर भारी पड़ते हैं तो व्यक्ति को क्या होती बोलो, दुश्चिंता। मैंने कहा सिगमंड फ्राइड के अनुसार जब ईगो आपसे मैं कह रहा हूं पर ईड एंड सुपर ईगो बोलो आपसे मैं करूं कंट्रोल, ठीक है, ईगो को मैंने कहा ईड और सुपर ईगो कंट्रोल करने लगते हैं तो व्यक्ति को क्या आती है, एंजाइटी हो जाती है। फिर बोलो अगर टाइप्स की बात करूं तो ये भी तीन तरह की होती है। एक होती है वस्तुनिष्ठ, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव एंजाइटी दुश्चिंता। एक होती है तंत्रिका तापी दुश्चिंता, यानी न्यूरेटिक एंजाइटी। क्लियर, न्यूरेटिक एंजाइटी, ये ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, बात समझना। और एक होती है नैतिक, बोलो मैंने कहा दुश्चिंता, यानी मॉरल एंजाइटी। बोलो आपसे मैं कहूं तीनों को समझना। याद करने के ट्रिक तो मैं बता ही देता हूं कि जब भी आपने देखा होगा कि कोई लड़की किसी कॉलेज में जाती है और अचानक अगर कोई लड़का उसको उसका नाम पूछ लेता है, ओए नाम क्या है, तो तुरंत वो एंजाइटी में आ जाती है। ऐसा सिगमंड फ्राइड कहता है। ओए नाम, आपसे मैं कहूं नेम, बोलो क्या है, ठीक है, बोलो क्या है, ऐसा पूछते ही वो किस में आ जाती है, एंजाइटी में। तो आपसे मेरे को पहला कौन सी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव, बोलो इससे क्या हो जाएगी, न्यूरेटिक, और में से क्या हो जाएगी, मॉरल। क्लियर। तो दोस्तों ये तो नाम याद हो गए हैं। अब क्या कहना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, छिपकली, कॉकरोच, कोई व्यक्ति उनके सामने आने पर एंजाइटी में आ जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव एंजाइटी कहते हैं। इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को हटाया एंजाइटी दूर। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम मस्त होते हैं लेकिन आपसे मैं कहूं किसी व्यक्ति के सामने आते एंजाइटी में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। बोलो आपसे मैं कहूं हैप्पी होते हैं लेकिन तुरंत कॉकरोच को देखते हैं एंजाइटी में आ जाते हैं, बोलो ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। क्लियर। तो आई थिंक ये समझ में आई होगी। तो मैंने कहा यह है किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो कि कौन हो सकता है, कॉकरोच, आपसे मैं कहूं छिपकली, ठीक है, या कोई व्यक्ति, या कोई आपसे मैं कहूं व्यक्ति, ठीक है, बोलो हो सकता है जिसके सामने आने पर एंजाइटी आती हो। बोलो न्यूरेटिक का मतलब क्या है, जब बोलो ईगो को कंट्रोल करे, ईगो को कंट्रोल करता है।
मतलब क्या कहना चाहता है सिगमंड फ्राइड, जब किसी व्यक्ति की इतनी डिजायर बढ़ जाती है, इतनी इच्छाएं बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति के ईगो को परेशान करने लगती है, तो आप समय को इसी समय व्यक्ति को कौन सी होती है, न्यूरेटिक एंजाइटी होती है। क्लियर। जैसे मैंने कहा कि किसी की बोलो इतनी तीव्र इच्छा है कि उसको शादी करनी है, तो आप समय करो उसके अंतरात्मा उसको बार बार कहती है नहीं शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, तो व्यक्ति किस में आ जाएगा, बोलो बोलो डिजायर यानी ईड किसको कंट्रोल करने लग जाएगा, ईगो को, और व्यक्ति को एंजाइटी होने लग जाएगी, जिसको तंत्रिका तापी कहते हैं। फिर नैतिक दुश्चिंता मोरल एंजाइटी क्या होती है, बोलो सिगमंड फ्राइड कहता है जब सुपर ईगो, बोलो सुपर ईगो ईगो को कंट्रोल करे, ईगो को कंट्रोल आप समय को करता है। मतलब एग्जाम्पल क्या है, किसी के दिमाग में आता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है। एक अच्छा व्यक्तित्व वो होता है जिसका ईगो मजबूत होता है, अर्थात ईगो ईड को भी कंट्रोल रखे और सुपर ईगो को भी कंट्रोल रखे। जब जब इसका उल्टा होगा कि ईड और सुपर ईगो ईगो को कंट्रोल करेंगे, व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा, वो एंजाइटी में आ जाएगा। क्लियर। तो मॉरल एंजाइटी क्या होती है, एक व्यक्ति जिसने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है, और अगर वो झूठ बोल देता है तो उसके बाद जब वो सो रहा होता है, जब खा रहा होता है, जब पी रहा होता है, जब कुछ भी कर रहा होता है, एवरी टाइम उसके अंदर से उसका सुपर ईगो उसको बोलता है तूने चोरी कर ली तो कैसे कर ली, बोलो आपसे इस तरह से उसको जखेड़ता है, तो व्यक्ति किस एंजाइटी में आ जाता है, बोलो मॉरल एंजाइटी में आ जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मैंने दो चीजें आपको समझाई है। अब है बोलो कुंठा या भगनासा, ठीक है, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति की कोई भी इच्छा है, कोई लक्ष्य है, उसके अंदर जो बाधा आपसे आती है तो उसको दूर नहीं कर पाता है, तो उसके कारण उसके मन में एक समयघात में तनाव उत्पन्न होता है, जिसको हम कुंठा या भगनासा कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि व्यक्ति 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी आरएस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है, तो वो कुंठा या भगनासा का शिकार हो जाता है और वो फॉर्म भरना ही बंद कर देता है। उसको बोलते हैं कुंठा या भगनासा। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा एक होता तनाव, ठीक है, टेंशन। तनाव का मतलब क्या बोल होता है, अगर कोई व्यक्ति समय अवधि के अंदर कोई कार्य नहीं कर पाता है तो वो टेंशन में, तनाव में आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपका एग्जाम का टाइम पीरियड फिक्स होता है 2.5 घंटे, अगर आप उसके अंदर 2 घंटे के बाद जितने आपको कवर अप कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया, तो आप किस में आ जाते हो, तनाव में आ जाते हो। यानी एक समय सीमा के अंदर व्यक्ति उतना कार्य नहीं कर पाता है तो बोलो किस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। इसी तरह से दबाव, बोलो आप दबाव क्या होता है, व्यक्ति की सफलता और असफलता के मध्य व्यस्त रहने की स्थिति है। और बहुत सारों ने कहा है कि एक व्यक्ति को हमेशा प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसमें आंतरिक दबाव होना जरूरी है, क्योंकि जब आंतरिक दबाव होता है तो ही व्यक्ति निखर के बाहर अपने कार्य को कर पाता है। मेरे कहने का मतलब है बाह्य दबाव सही नहीं है, बोला आंतरिक दबाव अच्छा होता है किसी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये तीनों तो इजी थे। इसमें मैंने कहा ये सफलता और असफलता के बीच रहने वाली स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो भी उसमें दबाव रहता है कि मुझे इस बार सफल होना है, और कोई व्यक्ति बार बार सफल होता है तो भी उसमें दबाव होता है कि मुझे इस बार भी सफल होना है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तनाव का मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, समय सीमा के अंदर कोई कार्य व्यक्ति नहीं कर पाता है तो अक्सर टेंशन, तनाव में आ जाता है। कुंठा भगनासा में मैंने बताया कि किसी इच्छा की पूर्ति में जो बाधा कारक होते हैं उनको व्यक्ति दूर नहीं कर पाता है तो कुंठा या भगनासा यानी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। और आई होप आपको दुश्चिंता, एंजाइटी और उसके प्रकार और कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व और उसके प्रकार समझ में आए होंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो द्वंद्व के 3 टाइप है वो कूट लेविन ने बताया है, और जो आपका एंजाइटी, दुश्चिंता, उसके 3 प्रकार है वो सिगमंड फ्राइड ने बताए हैं। आई होप ये भी कंटेंट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा प्रयास यही है कि आपके फंडे क्लियर हो जाए, क्योंकि जिसके साइकोलॉजी में फंडे क्लियर हो जाता है उसको साइकोलॉजी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है वो बिंदास राइट करके आता है। और जो रटते रहते हैं उनका कुछ नहीं होता है, वो वहाँ पर इजी चीज़ें गलत करके आते हैं। कैसा लगा ये लेक्चर जरूर कमेंट्स करके बताएं, और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।